सो आज का बेसिकली टॉपिक है हमारा चैनल मॉडलिंग का. So starting off with the very basic definition of channel modeling. So when we say we are going to study channel model, it is basically the interpretation of physical and statistical processes that a signal experiences when transmitted into a certain transmission channel. So अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो इट इज़ बेसिकली कि आप जब भी कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और वो किसी न किसी चैनल के थ्रू पास होता है, चाहे वो वाइड चैनल है चाहे वो वायरलेस चैनल है, तो किसी भी चैनल के अंदर बेसिकली सर्टन प्रोसेसेस चल रहे होते हैं. कुछ फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम मॉडल करते हैं एज अ फिजिकल प्रोसेस, और कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस मॉडल करते हैं. तो बेसिकली किसी भी चैनल में जो प्रोसेसेस कॉन्टीन्यूसली हो रहे हैं, दीज प्रोसेसेस आर डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट योर ट्रांसमिटेड सिग्नल. तो आपके पास जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो रिसीवर तक पहुंचने से पहले जब चैनल से गुजरेगा तो उसके अंदर सर्टेन चेंजेस होंगे. तो अब इसका मतलब ये है कि मुझे किसी तरह ये पता करना है कि वो चेंजेस क्या हैं, और वो चेंजेस बेसिकली पता करने का कोर ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि मैं चैनल के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सारे प्रोसेसेस को इनकॉर्पोरेट करूं, और जितनी भी सिग्नल में चेंजेस या मॉडिफिकेशंस आ रही हैं उन सब को मैं बेसिकली अपने सिग्नल के अंदर इनकॉर्पोरेट करके उसको मॉडल करूं. उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि जब रिसीवर में मुझे ये सिग्नल चेंज और मॉडिफाइड सिग्नल रिसीव होगा, और अगर मुझे ये पता है कि ये चेंजेस और ये जो मॉडिफिकेशन हुई हैं किस तरीके से हुई हैं और क्या मैग्नीट्यूड है, क्या इनका सेवेरिटी लेवल है, तो मैं अपने सिग्नल में से अपनी इंफॉर्मेशन को रिकवर कर सकता हूँ. सो जनरली हम फिज़िकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस कंबाइन करते हैं चैनल इफ़ेक्ट्स को मॉडल करने के लिए. सो अगर मैं इस सारी की सारी स्लाइड को या सारे कॉन्सेप्ट को समराइज़ करूं तो आसान लफ्ज़ों में, जब भी मैं अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ ऑन टू अ सर्टेन चैनल, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी टू नो कि उस चैनल के अंदर बेसिकली प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं. क्योंकि अगर मुझे वो प्रोसेसेस पता चल जाएंगे तो मुझे ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीव सिग्नल के दरमियान का जो गैप है, बेसिकली जो चैनल चेंज कर रहा है उस सिग्नल को, वो चेंजेस पता चल जाएंगे. और अगर मुझे किसी तरह वो चेंजेस पता चल जाते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू डिकोड द सिग्नल एट द रिसीवर. सो बेसिकली जो प्रोसेस है कि अब एक जो चेंजेस जो प्रोसेसेस आपके पास एक्चुअली चैनल में हो रहे हैं, रियल लाइफ में हो रहे हैं, उन सब को जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप बेसिकली उसको मैथमेटिकली या स्टेटिस्टिकली मॉडल करते हैं. ऑन पेपर इन थ्योरी बेसिकली आप उसको मॉडल करेंगे. तो बेसिकली हम करने ये जा रहे हैं कि चैनल के अंदर जितने भी इफेक्ट्स हैं उनको या किसी मैथमेटिकल मॉडल या किसी स्टेटिस्टिकल मॉडल से रिप्रेजेंट कर सके, ताकि हमें पता चल सके कि ओवरऑल चैनल हमारा बिहेव किस तरह से कर रहा है. तो अगर मैं चैनल मॉडल की कैटेगराइजेशन करूं तो बेसिकली एक कैटेगरी है एनालॉग चैनल्स की, दूसरी कैटेगरी मेरे पास डिजिटल चैनल की. तो डिजिटल चैनल में मेरे पास बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है, बाइनरी बर्स्टी बिट एरर चैनल है, बाइनरी इरेजर चैनल है, पैकेट इरेजर चैनल है और आर्बिट्रेरी वेरिंग चैनल है. लेकिन चूंकि हम यहाँ पे एनालॉग चैनल्स को ज़्यादा देख रहे हैं तो डिजिटल चैनल मॉडलिंग को हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे. दिस इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि आपको एटलीस्ट पता हो कि डिजिटल चैनल मॉडल्स भी एग्जिस्ट करते हैं. एनालॉग चैनल मॉडल में अगर आप में आ जाए तो देर आर सर्टन मॉडल्स एंड टॉप ऑफ द लिस्ट है जो कि हर जगह पे बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट इज नॉइज चैनल मॉडल. Then we have got interference channel model, then we have got distortion channel model, then we have got frequency response model, then group delay model and radio frequency propagation model. Now the question is कि at any given time हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे. सो रियल लाइफ में हो ये रहा है कि रियल लाइफ में ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स simultaneously हो रहे हैं, which means if I am transmitting a signal onto a channel, it is going to absorb the noise. It means noise channel model applicable है वहाँ पे. It is going to absorb interference, so interference channel model भी applicable है. It is going to be distorted, तो distortion channel model भी उस पर applicable है. फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी वेरी करता है चैनल का, तो वहाँ पर भी आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मॉडल ही होगा. ग्रुप डिले भी आएगा. और उसके बाद अगर आप देखें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपगेशन मॉडल के, अगर आप RF फ्रीक्वेंसीज पे ट्रांसमिट कर रहे हैं
स्पेशली वायरलेसली, तो वो चीज़ें भी सारी की सारी आएंगी। इसके अलावा फेडिंग मॉडल्स और बहुत से मॉडल्स जनरली यूज़ होते हैं। सो इन प्रिंसिपल जो हमारी रियल लाइफ कम्युनिकेशन हो रही है उसमें ये सारे के सारे मॉडल सिमल्टेनियसली यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो कि हर वक्त आगे चैनल में चल रहे हैं, तो आप इनको किसी तरीके से रोक नहीं सकते। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने सिस्टम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉडल्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल सिचुएशन का गैप काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसमें भी अगेन हम थोड़ा सा करेंगे, अपने सिचुएशन को थोड़ा सा नैरो डाउन करेंगे। एनालॉग चैनल मॉडल में भी हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे दैट वुड बी ऑन नॉइज़ चैनल मॉडल्स। उसकी वजह ये है कि नॉइज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि हर तरह के चैनल में लाजमी होगी। आप जितना मर्जी अच्छा चैनल ले लें, जितना मर्जी अच्छा ट्रांसमीटर डिज़ाइन कर लें, जितना मर्जी अच्छा रिसीवर डिज़ाइन कर लें, आपके सिस्टम में नॉइज़ लाजमी होगा। तो डैट इज़ वाई कि नॉइज़ चैनल मॉडल काइंड ऑफ सिंपल भी है, तो हम इसलिए इसको बड़ी डिटेल में देखेंगे। सो अगर मैं नॉइज़ को डिफ़ाइन करूं तो इन प्रिंसिपल एनीथिंग दैट इज़ अनवांटेड इज़ नोन एज नॉइज़। ये हम पहले भी देख चुके हैं, शुरू के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो वहाँ पे तो हम जनरल बात कर रहे थे कि फ़िज़िकल प्रोसेसेस क्या है, लेकिन जब हम नॉइज़ चैनल मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से नॉइज़ की बात करेंगे तो वी कॉल नॉइज़ एज द रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स which causes the original signal to be corrupted. So basically noise is nothing but fluctuation of electrical signals है। अब अगर noise की types देखें तो उसमें we have quite few of them. So if I look at this list, I've got thermal noise, I've got short noise, I've got flicker noise, I've got intermediation noise, I've got crosstalk, I have got impulse noise and I've got interference। तो ये सारे different type के noise हमारे पास मौजूद हैं, बट इनमें से भी जो सबसे कॉमनली यूज है, जो हर चैनल में लाजमी होगा, डैट वुड बी थर्मल नॉइज़। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एनालॉग चैनल मॉडल, और उनमें जो नॉइज़ चैनल मॉडल हैं उनमें भी हम थर्मल नॉइज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हर सिस्टम में लाजमी मौजूद होता है। सो थर्मल नॉइज़ का सोर्स जो है बेसिकली रैंडम थर्मल मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स है। आप उसमें स्पेशली इलेक्ट्रॉन आए तो जब शेल को जंप्स कर रहे होते हैं तो बेसिकली थर्मल नॉइज़ जनरेट होता है, थर्मल एक्टिविटी ऑफ चार्ज कैरियर है। तो अब जब हम थर्मल नॉइज़ को मॉडल करेंगे तो जनरली वी मॉडल थर्मल नॉइज़ एज एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ मॉडल। सो thermal noise is basically nothing but a type of electrical noise जो कि हर सिस्टम में मौजूद है। So when we model thermal noise, we model it as additive white Gaussian noise, or simply speaking AWGN. So AWGN is basically depicting three properties of noise. Number one is that this thermal noise is additive in nature, it is white in nature, and it is Gaussian. So अगर मैं बारी बारी इन सबको एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली एडिटिव रेफर्स टू द फैक्ट दैट नॉइज सिग्नल वैल्यूज आर एडेड टू द ट्रांसमिटेड सिग्नल। सो सिचुएशन ये है कि आप जो भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कोई ना कोई वोल्टेज है, उस वोल्टेज का कोई ना कोई डेफिनेटली मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड बेसिकली वोल्ट्स में है। जब हम थर्मल नॉइज़ की बात करते हैं तो थर्मल नॉइज़ बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वोल्टेज है, वो बेसिकली उसके भी एक्चुअल जो यूनिट्स हैं वो वोल्ट्स में हैं, और जो भी नॉइज़ की वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी एडेड टू योर सिग्नल वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास सिग्नल है, उसका एम्पलीट्यूड लेट से एट एनी गिवन टाइम उसका एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट है और उसमें सर्टन नॉइज़ उसको इफ़ेक्ट करता है, और मैं ये कहता हूँ कि दैट इज़ थर्मल नॉइज़, तो मैं नॉइज़ की जो भी वैल्यू होगी एम्पलीट्यूड वैल्यू, उसको सिग्नल की एम्पलीट्यूड वैल्यू में ऐड करूँगा। तो लेट से अगर मेरे पास नॉइज़ की वैल्यू 0.3 वोल्ट है और मेरे पास सिग्नल की वैल्यू लेट से 8 वोल्ट है, तो मेरे पास दोनों का एडिटिव रिजल्ट वुड बी 8 + 0.3 वुड बी 8.3
फ्री। सो इस पर्सपेक्टिव से यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो नॉइज़ है वो एडिटिव है नेचर में। ये चीज़ एक्सप्लेन मैं और कर दूँ, देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ नॉइज़ जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होते हैं, बट वो चूँकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में यूज़ होते हैं तो इसलिए हम उनको यहाँ पर नहीं देखेंगे। सो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़। तो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो एडिटिव है, विच मीन्स नॉइज़ की वैल्यू आपकी सिग्नल की वैल्यू में एड अप होगी। देन वी हैव गॉट द सेकंड प्रॉपर्टी विच इज़ वाइटनेस। सो इट मीन्स वाइटनेस की बेसिकली जो प्रॉपर्टी आ रही है, इट कम्स फ्रॉम द वाइट लाइट, कि जब वाइट लाइट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स जो कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में वेरी कर रहे होते हैं। तो और वाइट लाइट बेसिकली इट मीन्स कि वाइट लाइट के अंदर सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और सब चीज़ें हैं। तो जब हम वाइटनेस प्रॉपर्टी की बात करते हैं नॉइज़ की, तो इसको बेसिकली it has everything to do with the noise power, uniformity of the noise power. So अगर मैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ड्रॉ करूँ नॉइज़ की, और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन जो मुझे ये बताता है कि मेरे पास किसी भी सिग्नल की जो पावर है वो फ्रीक्वेंसीज में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स से मेरे पास एक सिग्नल है जो 3 से 5 किलो हर्ट्ज़ तक है। मैं अगर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालूँ तो मुझे हर पॉइंट पे ये पता चल जाएगा 3 to 5 किलो हर्ट्ज़ पे कि 3 to 5 किलो हर्ट्ज़ के दरमियान हर फ्रीक्वेंसी पे मेरे सिग्नल की पावर की वैल्यू क्या है। तो बेसिकली पावर की डेंसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी स्केल मुझे पता चल जाती है। तो अगर मैं नॉइज़ की बात करूं, जो हम एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ की बात कर रहे हैं, तो एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ को जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ड्रॉ की जाती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। और स्ट्रेट लाइन आने का मतलब ये है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करूं तो एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को इक्वली डिस्टर्ब करता है, या इसका इफेक्ट हर फ्रीक्वेंसी पे सेम है। तो दैट इज़ वाई हम इसका जब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है इन पैरेलल विद द फ्रीक्वेंसी एक्सिस। Third property is the Gaussian property. So Gaussian property implies that the random amplitude values of the thermal noise in time domain follow the Gaussian probability distribution function. Basically जो आप अगर देखें ओवरऑल, हमने रैंडम सिग्नल्स पढ़े थे क्योंकि हम ऐसे सिग्नल्स की बात कर रहे थे जिनके बारे में हम अनसर्टेन हैं। सो नॉइज़ इज़ वन सिग्नल जो कि अनसर्टेन है हमारे पास। लेट्स से मैं अगर आपको कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट अब से 5 सेकंड के बाद किसी भी चैनल में नॉइज़ की वैल्यू क्या होगी, तो आप फॉर श्योर मुझे नहीं बता सकते। डेफिनेटली यू कैन गैस, और दैट इज़ वाई कि हम जब भी नॉइज़ को मॉडल करते हैं तो हम एज अ रैंडम वेरिएबल उसको मॉडल करते हैं। सो इसलिए जब हम थर्मल नॉइज़ को मॉडल करते हैं तो वी मॉडल इट as Gaussian noise, and when we say that we model it as Gaussian noise, इसका मतलब ये है कि जो एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ हैं मेरे पास, जो नॉइज़ की एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ हैं, अगर मैं उन वैल्यूज़ को ड्रॉ करूँ with in fact against the probability of values, तो ओवरऑल मेरे पास जो शेप बनेगी that would be Gaussian curve। तो अगर मैं किसी भी सिग्नल की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी को उस सिग्नल की वैल्यू के अगेंस्ट प्लॉट करूँ, विच मीन्स कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे सिग्नल की वैल्यू ले लूँ और वाई एक्सिस पे उस सिग्नल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालूँ, तो दैट वुड बी गॉसियन इफ़ आई एम ट्राइंग टू प्लॉट द वैल्यूज़ ऑफ थर्मल नॉइज़। तो जब भी थर्मल नॉइज़ की एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ आएंगी और उनका मैं प्लॉट ड्रॉ करूँगा तो दैट वुड लुक लाइक अ गॉसियन कर्व। सो दैट इज़ वाई हम जब थर्मल नॉइज़ की बात करते हैं वी कॉल इट एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़। देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू in this slide, and that additive wide Gaussian noise channel is good for satellite and deep space communication, but it is not a good channel for RF communication. You have to work it out कि हम जब भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डीप स्पेस कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं तो हम एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ चैनल यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन है।
लेकिन RF के केस में हम ये काम नहीं कर सकते। उसकी वजह आपको ढूंढनी है कि ये क्यों नहीं हो सकता। जो मैं पहले बात कर रहा था कि एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ को अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो इट विल फॉलो द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट्स से मेरे पास नॉइज़ इज़ अ रैंडम वेरिएबल x हुज वैल्यूज़ कैन वेरी, जो कि बेसिकली एक्स एक्सिस पे आपकी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, और वाई एक्सिस पे बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बेसिकली ड्रॉ हुआ है। स्टैंडर्ड गॉसियन रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला। इसमें m इज़ द मीन, सिग्मा इज़ द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सिग्मा स्क्वायर इज़ द वेरिएंस। और जब भी मैं x बिलोंगिंग टू n विद m इंटू सिग्मा स्क्वायर लिखूँगा, इसमें x इज़ अ रैंडम वेरिएबल। एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे, कई दफ़ा गॉसियन रैंडम वेरिएबल को हम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। एक्सक्यूज मी। समटाइम्स आपको लिटरेचर में मिलेगा नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, गॉसियन रैंडम वेरिएबल आर द सेम थिंग। These are basically two names for the same thing. So when I write my random variable in this form, it means x is a random variable or x is a normally distributed variable with the mean m and standard deviation or variance sigma square. अगेन ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। तकरीबन ये सारी की सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ओके जी, तो अभी तक हमने बेसिक सिचुएशन ये देखी कि हम एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ की बात कर रहे थे। सो लेट्स मूव ऑन टू इंटरसिंबल इंटरफेरेंस। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको भी बताई थी कि जब भी सिग्नल किसी भी चैनल पे हम ट्रांसमिट करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी चेंज बाय द चैनल, और उसमें एक चेंज हो जाएगा कि वो नॉइज़ एब्जॉर्ब करेगा। तो हमने एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ अभी देखा कि जब भी कोई सिग्नल चैनल से पास होगा उसके अंदर एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ आएगा, और वो बेसिकली एडिटिव होगा नेचर में, तमाम फ्रीक्वेंसी को इक्वली डिस्टर्ब करेगा, और उसकी जो एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ होंगी, रैंडम एम्पलीट्यूड वैल्यूज़, वो बेसिकली गॉसियन कर्व को फॉलो करेंगी। और अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉइज़ के साथ साथ हम इंटरफेरेंस मॉडल भी कई जगहों पर यूज़ करते हैं। एक तो हमने देख लिया बहुत कॉमनली यूज नॉइज़ चैनल मॉडल, वो क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये बेसिक्स हमने अभी देखी हैं, आगे चल के इसकी डिटेल पूरी आएगी। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे बेसिकली इंटरसिंबल इंटरफेरेंस को देखेंगे कि हमारे चैनल के अंदर नॉइज़ के साथ साथ जो एक और प्रॉब्लम आता है, दैट इज़ इंटरसिंबल इंटरफेरेंस। तो इन प्रिंसिपल करने में ये जा रहा हूँ कि ट्रांसमीटर हम डिज़ाइन तकरीबन पढ़ चुके हैं। चैनल मॉडलिंग में हम देखेंगे कि कौन से दो चैनल मॉडल हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, विच मीन्स कि हम दो टाइप की मसले मसाइल को बेसिकली देखेंगे जो हमारे सिग्नल को इफेक्ट कर रहा है। वन इज़ योर एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ एंड सेकेंड इज़ योर इंटरसिंबल इंटरफेरेंस। सो स्टार्टिंग ऑफ विद इंटरसिंबल इंटरफेरेंस, आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है, दिस डायग्राम ए। सो लेट्स से कि मेरे पास डिफरेंट बिट्स हैं जिन बिट्स को मैंने ट्रांसमिट करना है डिजिटली। सो अगर मैं किसी भी बिट को ट्रांसमिट करूँगा एज अ सिंबल या एज अ बिट, तो बेसिकली कोई ना कोई पल्स शेप मुझे चाहिए होगी। सो अभी तक हम जितनी भी डेरिवेशंस करते हैं, मैथमेटिकली देखते आए हैं, सब कुछ देखते आए हैं, उसमें हमने ये देखा कि हम सिंपलिसिटी के लिए एक स्क्वायर पल्स शेप बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। सो एज्यूम ये करता हूँ कि मैंने बेसिकली जब डिजिटल ट्रांसमिशन करनी है तो हर सिंबल या हर बिट के लिए मैं एक पल्स ट्रांसमिट करूँगा। सो लेट्स से कि मैंने ये 3 पल्सेस ट्रांसमिट की जो कि बेसिकली किसी न किसी बिट से कॉरस्पॉन्ड करेंगे। एज्यूम ये कर लेता हूँ कि तीनों की तीनों बिट्स 1 थी। सो आइडियली स्पीकिंग रिसीवर पे मुझे इस पल्स की शेप एज इट इज़ मिलनी चाहिए। इट मीन्स कि ये एग्जैक्टली ये परफेक्ट शेप यही होनी चाहिए। इसी तरह इसकी भी शेप परफेक्टली यही मिलनी चाहिए, इसी तरह इसकी भी शेप परफेक्टली यही मिलनी चाहिए। बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। होता ही है कि
जब आप इस चीज़ को रिसीवर पे देखेंगे तो आपकी की पूरी एनर्जी जो है बेसिकली इस पल्स के अंदर जो कंटेंट थी, जब आपने ट्रांसमिट किया तो पल्स की शेप ये थी, इसका मतलब है सारी एनर्जी बेसिकली इस पल्स शेप के अंदर कंटेंट थी। लेकिन जब आपको रिसीवर पे रिसीव होगा तो आपकी जो एनर्जी है वो अब इस तरह स्पेसिफिक पल्स उसमें कंटेंट नहीं रहेगी, बल्कि ये स्प्रेड आउट हो जाएगी। सो इट मीन आपके पास जो पूरी की पूरी पल्स है उसकी एनर्जी स्प्रेड आउट हुई हुई है। सो इसका ये मतलब है कि आपने अगर ट्रांसमिट ये पल्स की है, यू आर गोइंग टू रिसीव दिस थिंग। अगर आपने ये पल्स ट्रांसमिट की, यू आर गोइंग टू रिसीव दिस थिंग, एंड इफ यू हैव ट्रांसमिटेड दिस थिंग, यू आर गोइंग टू रिसीव दिस थिंग। सो इसमें मसला मसाइल एज सच अपेरेंटली कोई नज़र नहीं आ रहा। बट लेट्स से मेरे पास हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लेट्स से मेरे पास ये बिट सीक्वेंस है 101101 और मैं हर बिट 1 को पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बिट 0 को मैं नेगेटिव एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो बिट 1 को जब मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो बेसिकली जो आपके पास कलर्ड बॉक्सेज हैं, कलर्ड पल्सेज हैं, ये आइडियल पल्सेज हैं। जब रियलिटी में हम पल्सेज ट्रांसमिट करते हैं तो उनमें थोड़ा सा राइज टाइम और डिके टाइम आता है। तो जो ब्लैक डॉटेड लाइन है वो एक्चुअल ट्रांसमिशन है जो हम रियल लाइफ में कर रहे हैं। सो 1 0 1 1 0 1 बेसिकली 6 पल्सेज मैंने ट्रांसमिट की। सो आइडियली तो मुझे यही चीज़ मिलनी चाहिए थी, ब्लैक डॉटेड लाइन है, बट एक्चुअली मुझे ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं। मुझे बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो फिगर नंबर 3 में बनी हुई है। तो अगर मैं फिगर नंबर 1 को देखूँ और फिगर नंबर 3 से कंपेयर करूँ तो बेसिकली एनर्जी स्प्रेड आउट होगी पल्स 1 की भी, पल्स 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी और 5 की भी। तो अब सिचुएशन ये है कि ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो किस तरह से क्रिएट करेगी? हम जब भी सिग्नल को रिसीवर पे ये होता है कि जब भी हम सिग्नल रिसीव करते हैं, वी आर नॉट कंसर्न कि पूरी सिग्नल या पूरे पल्स की बेसिकली शेप क्या है या एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम बेसिकली स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का मतलब ये है कि मैं कोई टाइम डिसाइड कर लूँगा, उस टाइम पे मैं सिग्नल की एक वैल्यू उठाऊंगा और उस एक वैल्यू की बेस पे मैं बेसिकली डिसाइड कर लूँगा ये 1 था या 0 था। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ये टाइम डिसाइड करता हूँ, इस टाइम पे ये वैल्यू उठाता हूँ, ये जो पीक वैल्यू है, और इस पीक वैल्यू की बेस पे डिसाइड करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी 1। और अगर मैं नेगेटिव पे ये वाली एक वैल्यू उठाता हूँ तो मुझे मिलेगी 0। इसी तरह 1 1 0 1 आगे मिलना चाहिए मुझे। सो इन प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब हम रिसीवर को देख रहे होते हैं तो वहाँ पे हम पल्स की पूरी पल्स को एज अ होल नहीं देख रहे होते, बल्कि हम पूरी की पूरी पल्स में से सिर्फ एक पॉइंट उठाते हैं, उस एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, उस एक वैल्यू को, और उस एक वैल्यू की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास सिग्नल की वैल्यू क्या होगी। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो ओवरऑल अगर मेरे पास ये ग्रीन सिग्नल बेसिकली वो है जो मुझे रिसीव हुआ है, और ये येलो डॉट्स वो हैं जिन येलो डॉट्स की बेस पे बेसिकली मैंने डिसाइड करना है कि मेरे पास सिग्नल की वैल्यू क्या है। तो बेसिकली ये एरियाज़ बेसिकली मेरे पास आएंगे येलो डॉट्स। तो अब ये जो ग्रीन लाइन आई है मेरे पास, ये बेसिकली क्या है, ये सारी की सारी सिग्नल, अगर मैं इसकी आउटर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये सब का सम है। तो यहाँ पे एनर्जी 1 और 2 की ओवरलैप हो रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिव पोलैरिटी में और कुछ पॉजिटिव में। तो इनका जब मैं सम निकालूंगा तो वो ना 2 का कोई पल्स की वैल्यू होगी, ना 1 की कोई पल्स एनर्जी की वैल्यू होगी, बेसिकली ये इन दोनों की कोई कंबाइंड वैल्यू निकलेगी। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस सारी चीज़ को आखिर में थोड़ा सा समराइज़ करूँ यहाँ पे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस बेसिकली कर ये रहा है कि आपके पास पल्सेस की एनर्जी जो कि एक सर्टेन टाइम के अंदर कंटेन रहनी चाहिए थी। अगर आप ओरिजिनल सिग्नल को देखें तो ओरिजिनली आपके पास इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एनर्जी कंटेन रहनी चाहिए थी, वो कंटेन नहीं रही, बल्कि वो स्प्रेड आउट कर गई है। वो स्प्रेड आउट करने से क्या हुआ है कि जो पल्सेज हैं वो एक दूसरे के अंदर स्मेयर कर रही हैं, विच मीन्स कि एक दूसरे के साथ इफेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कह लें मर्ज हो गई हैं। और इस मर्जिंग का मसला ये होगा कि इस मर्जिंग की वजह से सिग्नल की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएंगी, और जिन सिग्नल वैल्यूज़ की मैं उठाऊंगा ये डिसाइड करने के लिए ये 0 है या 1 है, वो वैल्यूज़ मुझे गलत मिलेंगी। तो बेसिकली मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा कि मैं 0 ट्रांसमिट किया था या 1 किया था।
तो इन प्रिंसिपल सिचुएशन ये है कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस में पल्सेस जो है वो एक दूसरे के साथ स्मेयर कर जाती हैं, और स्मेयर होने की वजह से आपके पास सिंबल जो है वो प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं हो पाते. So this phenomena where your pulse basically spread out, and because of this spreading the pulses merge into each other, the pulses smear into each other, and based on this smearing you are unable to recover your original signal. So that is going to cause you a problem. अब अपेरेंटली जो एग्जांपल हमने देखी है इसमें 1 2 3 शायद बड़े इजीली हम डिटेक्ट करें, लेकिन कुछ एरिया जैसे होंगे, जैसे नंबर 3 को अगर आप देखें, अगर नंबर 3 का मैं एम्पलीट्यूड देखूं तो इन सब में 0 के करीब है, वो ये है. सो एज्यूम ये करेंगे नॉइज़ भी समल्टेनियसली आ रहा है. अगर कोई ऐसी नॉइज़ वैल्यू आती है जो कि इसके साथ ऐड अप होकर इसको नेगेटिव में ले जाती है, तो उसका नुकसान ये होगा कि मेरे पास एक बिट जो है वो गलत डिटेक्ट होगी. तो इसका मतलब है कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड नहीं है. इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का जो है वो नुकसान मुझे ये हो रहा है कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिट्रीव माई ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन. नाउ लुकिंग बैक टू सी कि इसकी रीजंस बेसिकली क्या हैं. इंटर सिंबल इंटरफेरेंस कैन बी कॉल्ड बाय डिफरेंट रीज़न. फिल्टरिंग इफेक्ट्स भी हो सकते हैं हार्डवेयर के अंदर, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग भी हो सकती है. ये चीज़ आपको शायद अब नहीं समझ आएगी क्योंकि ये चीज़ बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन में ज़्यादा एप्लीकेबल है. चैनल के अंदर नॉन लिनियरिटीज़ होती हैं, फिर कई जगहों पे चार्जिंग इफेक्ट भी होते हैं. तो इन जनरल तकरीबन मोर और लेस वायर्ड और वायरलेस तकरीबन मोर और लेस सारे सिस्टम्स में इंटर सिंबल इंटरफेरेंस मौजूद होगी. सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. तो अगर मैं वापस जाऊँ ओरिजिनल, तो अगर ये देखें, जब ये पल्स स्प्रेडिंग हो रही है तो पल्स की एनर्जी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है. इसका मतलब है देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब इस पल्स की एनर्जी तकरीबन ज़ीरो हो जाएगी. तो दैट अमाउंट ऑफ टाइम, जिस टाइम के अंदर आपके पल्स की एनर्जी रिसीव होने के बाद से एक मिनिमम टाइम तक चली जाती है, वी कॉल दैट द डिले स्प्रेड. डिले स्प्रेड इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ पल्स टेक्स सो दैट इट्स एम्पलीट्यूड गोज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो. सो अगर मुझे ये डिले स्प्रेड पता चल गया है और मैं बेसिकली इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को अवॉइड करना चाह रहा हूँ, तो सिंपलेस्ट सोल्यूशन ये है कि मैं एक बिट या एक सिंबल ट्रांसमिट करूँ. और चूँकि मुझे डिले स्प्रेड का पता है, डिले स्प्रेड का मतलब ये है कि जब तक मेरे पास इस सिग्नल या इस पल्स की एनर्जी मौजूद है चैनल में, मैं अगली पल्स ट्रांसमिट ना करूँ. तो मैं डिले स्प्रेड जितना भी है, लेट से 2 माइक्रोसेकंड है, मैं 2 माइक्रोसेकंड के लिए रुक जाऊँ. 2 माइक्रोसेकंड तक मैं कोई भी चीज़ ट्रांसमिट ना करूँ. 2 माइक्रोसेकंड के बाद मैं फिर दूसरी पल्स ट्रांसमिट करूँ, फिर वेट करूँ 2 माइक्रोसेकंड, फिर तीसरी ट्रांसमिट करूँ, फिर 2 माइक्रोसेकंड वेट करूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसका मतलब है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का जो सिंपलेस्ट सोल्यूशन है वो ये कि आप अपना डेटा रेट स्लो कर दें. डेटा रेट स्लो करने का मतलब ये है कि आप एक बिट ट्रांसमिट करें, रुक जाएं, फिर बिट ट्रांसमिट करें, फिर रुक जाएं, और बेसिकली कितनी देर के लिए रुकेंगे, जितनी देर के लिए बेसिकली आपका डिले स्प्रेड है. तो डिले स्प्रेड तक इंतजार करें और फिर नेक्स्ट पल्स ट्रांसमिट करें. तो इसका मतलब है कि सिंपलेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन तो ये है कि आप डेटा रेट स्लो कर दें. उससे क्या होगा कि उससे डिले स्प्रेड तक आपकी स्मेयरिंग जो होगी वो रिड्यूस इस हिसाब से हो जाएगी कि आपकी जो पिछली पल्स है उसके अंदर इतनी एनर्जी बाकी नहीं रहेगी कि वो नेक्स्ट पल्स के साथ इंटरफेरेंस कर सकें. सो दिस सिंपलेस्ट सोल्यूशन है. बट अगर मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड से बात करूँ, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन. उसकी वजह ये है कि हम एक तरफ से क्लेम कर रहे हैं और दुनिया पूरी की पूरी उस तरफ जा रही है दैट वी वांट टू हैव द मैक्सिमम डेटा रेट, वी वांट टू हैव द मैक्सिमम बिट रेट. तो अगर आपने बिट रेट मैक्सिमम करना है तो दिस इज़ नॉट द वे टू मैक्सिमाइज योर बिट रेट. अगर आप इतना इंतज़ार करने बैठ गए तो फिर तो बिट रेट मैक्सिमाइज नहीं होगा. तो इसके लिए जो सोल्यूशन है एक्चुअल दैट इज़ बेसिकली द पल्स शेपिंग. इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को कैटर करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ द पल्स शेपिंग. और पल्स शेपिंग में किया ये जाता है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इसको डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो अभी तक हम करते ही आ रहे हैं कि हम स्केयर पल्स ही ट्रांसमिट करते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम स्केयर पल्स ही हर दफ़ा ट्रांसमिट करें. अभी तो हमने इसलिए स्केयर पल्स ली हुई है कि इसको रिप्रेजेंट करना भी आसान है, मैथमेटिकली भी हम इसको हैंडल कर लेते हैं और बड़ी इजीली ये सारे काम कर देती है. बट इन रियलिटी और इन प्रैक्टिस स्केयर पल्स कभी भी यूज़ नहीं की जाती. और
उसकी बजाय डिफरेंट टाइप की पल्सेस, डिफरेंट शेप की पल्सेस यूज़ की जाती हैं, एंड दैट प्रोसेस वेयर वी ट्राई टू फाइंड आउट, वी वांट टू डिज़ाइन अ पल्स शेप जो कि बेसिकली हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। तो बेसिकली दैट प्रोसेस इज़ नोन एज पल्स शेपिंग, कि आप एक ऐसी पल्स शेप ढूंढें, ऐसे पैरामीटर्स उसके ढूंढें कि आपके गिवन रिक्वायरमेंट को वो सूट कर जाए। और इस स्पेसिफिक केस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक ऐसी पल्स शेप ढूंढनी है जो यूज़ करके मैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर सकूँ।